रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से कराची के अंदर आपने ये वीडियो देखी होगी जिसमें एक शख्स जो ताकत के नशे में चूर है, उसको अपनी दौलत पर बड़ा नाज है और कानून को पामाल कर रहा है। और उसका विक्टिम कौन है? एक मोटरसाइकिल चलाने वाला और उसकी बहन, जिनसे गलती ये हुई कि गलती से वो उसकी गाड़ी के साथ टकरा गए। टकराने के बाद उनकी गाड़ी के एक दरवाजे की साइड के ऊपर एक स्क्रैच लग गया। ये साहब नीचे उतरे, अपने गार्ड समेत उन्होंने लड़के को उठाया और गार्ड्स की गाड़ी के अंदर डालकर हाथ पकड़कर गार्ड से उसको थप्पड़ों की बारिश उसके ऊपर करवा दी। उसकी बहन जो है मिन्नत तरला करती रही और वास्ते देती रही कि अल्लाह का वास्ता है इसको छोड़ दो, कितना आपने मारना है, बहुत मार लिया वगैरह वगैरह। और जब वो मार खाने के बाद ये जोड़ा जा रहा था तो बहुत ही एक दिल को तोड़ने वाले मनाजर थे, हाय हाय करते हुए जा रहे थे। उस वक्त लोगों ने कानून को अगर अपने हाथ में ले लिया होता तो शायद इस शख्स का कुछ ना बचता, लेकिन कम से कम किसी ने टेलीफोन के साथ जो कैमरा लगा हुआ उसका सही इस्तेमाल किया और वीडियो बना लिया, उसको वायरल कर दिया। फिर ये शख्स गिरफ्तार हो गया। जब गिरफ्तार होकर जेल के अंदर गया तो पहली तस्वीर जो इसकी सामने आई तो यूँ लग रहा था कि जैसे इसने कुराए अर्ज़ के ऊपर कोई नया मुल्क दरियाफ्त कर लिया है, इतने एतमाद के साथ खड़ा था। फिर लोगों ने जब कहा कि ये शख्स तो नदामत और शर्मसारी से बड़ा दूर है, तो फिर इसने एक और तस्वीर इसकी जारी की गई जिसके अंदर इसकी नज़रें झुकी हुई हैं, सुलाखों के पीछे इसको हथकड़ी लगी हुई है, इसकी शर्ट बाहर आई हुई है। तो मुझे लगता है कि सारा कुछ सोशल मीडिया के लिए ही किया जा रहा है। इस केस का फैसला क्या होगा, इस प्रोग्राम के एक हिस्से में उस पर बात करेंगे। असलम खान साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने एक बड़ी नशिस्त की, सहाफ़ियों के साथ कुछ ऑन द रिकॉर्ड, कुछ ऑफ द रिकॉर्ड, कुछ डीप बैकग्राउंड के ऊपर बातें की। हमें एक नया शहबाज शरीफ नज़र आया, एतमाद के साथ वो बात कर रहे थे। एतमाद तो खैर उनके पास पहले भी था, लेकिन सियासी तौर पर वो खुश खुर्रम हमें नज़र आ रहे थे। उनका ख्याल था कि पाकिस्तान की सिमत बहुत अच्छी है। मुश्किलात का भी जिक्र हुआ। जो अपोजिशन है उसको उन्होंने किसी खातर में नहीं लाया। कुछ एक दो सवालों के जवाब में उन्होंने कह दिया जी कि जो सेनेट में मैंने बयान दिया था उसके ऊपर अगर उन्होंने अच्छा रद्द-ए-अमल दे दिया तो ठीक है, वरना पाकिस्तान की राह जो है वो मुतय्यन हो चुकी है। इसके ऊपर राना सनाउल्लाह खान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए सियासी और अवामी अमूर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। राना साहब उस मीटिंग के ऊपर हमारे टेबल के सामने बैठे हुए थे और तमाम बातें बगौर सुन भी रहे थे। राना साहब आपका शुक्रिया। ये भी हम बता दें इसी प्रोग्राम के अंदर हम सेनेटर शहरी रहमान से भी बात करेंगे एक हिस्से में। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने यह बताया कि बिलावल भुट्टो जरदारी एक्स फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए वो दुनिया भर के दौरे कर रहे हैं और उनसे वज़ीर-ए-आज़म ने आज बड़ी उम्मीदों का भी इजहार किया। तो शहरी रहमान साहब से पूछेंगे कि उनमें से कितनी उम्मीदें की उम्मीद है। तो राना साहब, नया शहबाज शरीफ आज हमें नज़र आया, बड़ा एतमाद था और बड़ा तंतना था और बड़ा मतलब एतमाद तंतना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि एक ब्रांड न्यू शहबाज शरीफ जंग के बाद, यानी एतमाद के साथ वो पुरअज़्म थे, पुरअज़्म तमन्नाई भी थी। और इसमें ये है कि 6, 7 मई और 10 मई को जो पाकिस्तान को इज़्ज़त, एतमाद और एक फ़ख्र का लम्हा, मैं तो कहूँगा कि शायद 1971 के बाद ये वो लम्हात थे जिसमें पूरी कौम ने अपने ऊपर प्राइड और फ़ख्र महसूस किया। तो उसके बाद वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का जो एक मिशन भी है और आज उसके ऊपर वो और ज़्यादा पुरअज़्म नज़र आए कि पाकिस्तान जो है उसका जो इकॉनमी का बहरान है इसके ऊपर भी काबू पा लिया जाए, पाकिस्तान खुशहाल हो, पाकिस्तान में आम आदमी के जो है वो हालात जो है वो बेहतर हों। और यहाँ पे यानी जो चीज़ें हम यूरोप में या दूसरे मुल्कों में हम सुनते हैं, देखते हैं और अपने तौर पे हम यहाँ पे इस बात का एहसास रखते हैं कि यहाँ पे लोगों के हालात जो हैं वो ठीक नहीं हैं। यहाँ पे जो है वो आम आदमी जो है वो मुश्किलात का शिकार है। तो इकॉनमी का वो सिलसिला जिसको उन्होंने एक मिशन के तौर पे शुरू किया हुआ है, तो आज वो पुरअज़्म भी थे और इसमें पूरी कौम को अब वो रास्ता भी नज़र आ रहा है और हमें यकीन भी है कि अगर अगले 2 साल में इंशाअल्लाह ताला हालात इसी तरह से ठीक रहे और इसी तरह से मेहनत और जो है वो मिल के कौम आगे बढ़ी तो इंशाअल्लाह ताला वो काम जो पिछले 76-77 साल में नहीं हो सका वो इंशाअल्लाह ताला इन 2 सालों में हो जाएगा। राना साहब, वैसे एक
जंग का एक मार्का जो बड़ा अहम है वो जीता है हमने। पाकिस्तान में इसके अलावा तो कोई चीज़ तब्दील नहीं हुई ना। जंग से पहले वाला ही पाकिस्तान है, इकॉनमी भी वही है, सियासत भी वही है, काबीना भी वही है। लेकिन आपने जिस तरह इजहार किया, वजीर आजम की एनर्जी मैं आप ही महसूस कर रहा हूँ, आपने इस तरह इजहार किया तो मुझे लगता है कि वो तो सारी जंगें अब आप जीतने लगे हैं, तो वो क्या चेंज हुआ पाकिस्तान में उसके बाद? देखें मामला ये है कि ये जंग जो जीती है तो इससे पाकिस्तान का वकार जो है वो बुलंद हुआ। वकार या इकॉनमी तो नहीं ठीक करनी ना? पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जो है वो वकार ने सियासी लड़ाई तो नहीं ठीक करनी। नहीं, बात ये है कि पाकिस्तान को जो कि पिछले 10-15 साल से जो है वो कोई इंडिया खुद भी और बाकी भी कोई एक जैली स्टेट के तौर पे जो है वो लेते थे, आज पाकिस्तान जो है वो बराबर की टक्कर है। मैं बिल्कुल आपसे आज पाकिस्तान इत्तेफाक करता हूं। पाकिस्तान के पासपोर्ट की इज्जत है, वो हमारे दोस्त ममालिक नहीं सुन लेना, वो हमारे दोस्त ममालिक जो शायद उनमें से कुछ तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनमें से शायद कुछ ये ख्याल करते थे कि यार हर वक्त किसी ना किसी ये मुश्किल में होते हैं, हर वक्त जो है ना ये कुछ ना कुछ जो है वो ये डिमांड कर रहे होते हैं। आज वो खुद से जो है वो पाकिस्तान की मदद करने को तैयार है। वो पाकिस्तान की जीत के ऊपर वो उतना पाकिस्तान जितना खुश है उतने ही वो खुश है, वो फख्र महसूस कर रहे हैं। तो इस एतमाद जो है वो नंबर्स में तब्दील नहीं होता ना? नहीं, नंबर में वो इस तरह से तब्दील होगा कि जो एक्सपेक्टेशंस आप पूरी दुनिया से और अपने दोस्त ममालिक से जो आप लगाए हुए थे, वो उसके ऊपर शायद को पहले अगर कोई शक व शुबा था भी या कोई आपको मुश्किल पेश आ रही तो उनके अब पूरा होने या उससे भी और ज़्यादा बेहतर तआवन आपको हासिल होने की एक तो उम्मीद पैदा हो गई है। दूसरा मामला ये है कि मुल्क के जो अंदर हालात हैं, जिस तरह से कौम ने कोई ये तकरीबन 1 महीना है पहलगाम के वाक़े से बाद से लेके आप अगर आ जाएँ 10 मई तक या आज तक, तो इसमें जिस तरह से कौम ने और कौम के हर सेगमेंट ने, वो मीडिया हो, वो सियासतदान हो, सियासी जमातें हों, वो हमारे अदारे हों, जिस यकजहती का और जिस हुब्बुल वतनी का मुजाहरा किया है, अगर यही जो है वो यकजहती जो है, यही कौमी इसार का जो जज्बा है, अगर ये अगले 2 साल अगर ये 2 साल मैं तो 2 साल क्या, ये तो 1 साल में जो है वो काया पलट जाएगी। 2 साल फिर जंगें करा दे रहे होता है सारा। नहीं, जंगें नहीं, मामला ये नहीं सुन ले, इस यानी अज़म, इस हौसले, इस प्राइड जो हासिल हुआ है, इसको अब आप उस जंग से ये इकॉनमी की जो है इसकी तरफ कन्वर्ट करें, फिर आप सियासत की तरफ आ जाएंगे ना। फिर आपको ज़ाहिर है कंसेंसस बिल्ड करना पड़ेगा, फिर लोगों को आपने सहूलत मुहैया करनी है। कुछ नहीं, कंसेंसस तो ऑलरेडी है ना, किस पे इसी कंसेंसस को जो है वो इकॉनमी की तरफ ले चले। नहीं, आपके इत्तेहादियों में कंसेंसस है, वैसे तो कोई भी आपके साथ नहीं है ना। आपके जो ऊपर जो एतराज़ करने वाले हैं वो मौजूद है, पीटीआई मौजूद है, मौलाना फजल रहमान मौजूद है, ये लोग मौजूद है। बजट के ऊपर देखिएगा, बजट के ऊपर अगर आपने लोगों को वो कंसेशंस नहीं दी जो लोगों की तवक्कुआत हैं, तो लोग उसके ऊपर एतराज़ भी करेंगे। दहशतगर्दी अपनी जगह पर मौजूद है, हिंदुस्तान की धमकियाँ अपनी जगह पर मौजूद हैं। चैलेंजेस आपके, मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा खुशी नहीं मना रहे हैं आप इसके ऊपर। नहीं, इसमें खुशी मनाने वाली तो बात वो है, वो तो मान ली। नहीं, लेकिन बात ये है कि एक आज वज़ीर आज़म ने जो बात की है, उनकी भी बात का खुलासा तो यही था ना कि जिस ताकत का, जिस अज़म का, जिस यकजहती का मुजाहरा कौम ने इस मरहले पे किया है, इसी को अगर आप देखें ना, अगर जंग के ऊपर, हिंदुस्तान से मुकाबले के ऊपर, अगर पाकिस्तान की रियासत की इंटेग्रिटी के ऊपर पूरी कौम जो है वो मुतहद हो सकती है, तो क्या एक जो इकॉनमी के इशू इन पे नहीं हुआ जा सकता? जो फंडा यानी जो चार्टर ऑफ इकॉनमी किस चीज़ का नाम है? आप चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात कर करके इमरान साहब आपके भी गले खुश्क हो गए, हम भी बात कर करके गले खुश्क हो गए, हमारे तज्जियाती जो है ना वो गले खुश्क हो गए। लेकिन ये चार्टर ऑफ इकॉनमी नहीं बना ना, इसके ऊपर एतराज़ात आते रहे हैं। चार्टर ऑफ इकॉनमी के ऊपर हम तो पिछले 1 साल से हम काम भी कर रहे हैं, हमने कामयाबी भी हासिल की है।
हैं और इसमें जो इकॉनमी के इशारिये जो बेहतर हुए हैं वो इसी वजह से हुए हैं। चलें अगर एक साल हमने या गवर्नमेंट ने अंडर द अगर अकेले से ये काम कर लिया है, निजकारी के ऊपर निजकारी के ऊपर पीपल्स पार्टी आपसे इत्तेफाक नहीं करती। मैं आपको सिर्फ एक छोटी मिसाल, निजकारी के ऊपर आपसे इत्तेफाक नहीं करती है, उनका बहुत बड़ा उसके ऊपर इशू मौजूद है। आपने गवर्नमेंट का साइज छोटा करना, वो कहते हैं कि लोगों को हुकूमती नौकरियां मिलनी चाहिए। मैं प्राइम मिनिस्टर का ब्रीफिंग के ऊपर थोड़ा सा आ जाता हूँ। मसलन उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि ये पानी का मामला आप कैसे हल करेंगे। उन्होंने भाषा डैम का जिक्र किया। अब भाषा डैम के लिए जो रकम चाहिए वो आपको होता है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रकम है, तो मुझे तो कोई प्लान ही नजर आया। वो कह रहे कि हमने स्टोरेज बनानी है, पैसे किधर है? प्लान इज देयर, वज़ीर आज़म का प्लान है, उसके ऊपर वो एक और डैम फंड बनाना है। नहीं, उसके ऊपर वो जो है वो अभी काम कर रहे हैं। उसको पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि जिस वक्त वो ख़ुद मुनासिब समझेंगे उसकी बात करेंगे। एक बाकायदा जो है वो एक स्ट्रक्चर एक उनके जहन में है कि इस तरीके से जो है वो इस मामले को जो है वो जो रकम दरकार है उसको हासिल किया जा सकता है। उसके ऊपर ऑप्शन 1 भी है, ऑप्शन 2 भी है, ऑप्शन 3 भी है, और वो अलाइस और जो यानी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसके साथ वो बात भी कर रहे हैं। उन्होंने तो पीटीआई के साथ भी कहा कि मैं उनके साथ भी बैठने को तैयार हूं, उनके साथ मैं खुद चल के जाके स्पीकर चैम्बर में उनके साथ बात करने को तैयार हूँ। तो भाई इकॉनमी की बात ही करनी हो, हमने को अपनी पार्टी की या अपनी ज़ात की बात तो नहीं करनी कि ये हमें आप ये कंसेशन दे दें या हमें आप ये हमारे साथ ये करें या वो करें, मुल्क की बात करनी है ना। तो अगर इकॉनमी के ऊपर अगर इस यानी चार्टर ऑफ इकॉनमी डज नॉट मीन कि उन्होंने हर मामले पे उनकी अपनी सियासत हो सकती है, लेकिन चंद बुनियादी मामला जिनके बगैर कोई चारा नहीं है उसके ऊपर अगर तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप जो है वो अगर कंसेंसस कर लेती है, यही चार्टर ऑफ इकॉनमी है। पॉलिटिकल लीडरशिप किसी टेबल के गिर्द बैठेगी राना साहब, तो तभी कंसेंसस तो भाई टेबल के ऊपर हम तो बैठे हैं और हम हर किसी को बैठाने को तैयार हैं, लेकिन वो नहीं बैठे। अगर फिर किसी का जो है वो कोई ज़ाती अदरवाइज एजेंडा है तो फिर क्या हम भी फिर जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? हमने तो फिर 1 साल करके दिखाया है, फिर अब जो है वो हम तो करेंगे, हमारा सफ़र तो नहीं रुकेगा। लेकिन बहरहाल अगर सारे बैठें, और दूसरी बात ये है कि अगर कोई नहीं बैठेगा तो पूरी कौम तो फिर देख रही है ना, यकजहती तो फिर कौम की चाहिए ना। लेकिन फसाद तो बरकरार रहेगा नहीं। जब देखें ना पीटीआई की तरफ से दोबारा से वो बातें कर रहे हैं कि हमने एहतजाज करना है, आपने भी उसके ऊपर कह दिया कि इस मतलब एहतजाज करेंगे तो फिर पता नहीं उनके साथ क्या होगा, लेकिन एहतजाजी कैफियत भी जारी है। मैं दोबारा दहशतगर्दी के ऊपर आऊँगा। मुझे आज दहशतगर्दी के मामले के ऊपर जो अंदरूनी दहशतगर्दी है बहुत बड़ा ख़तरा है, उसके ऊपर मुझे कोई प्लान उन्होंने डिस्कस नहीं किया हमारे साथ कि दहशतगर्दी के साथ किस तरह निपटना है। आपने मईशत को ठीक करना है, दहशतगर्दी के ऊपर प्लान नहीं है। तो हम समझते हैं, हम सब खुशी महसूस करते हैं, यकीन माने सब ये साझी खुशी है, लेकिन उस खुशी को आपने पॉलिसी में कन्वर्ट करना। मुझे लगता है कि ज़्यादा ही खुश हो रहे हैं और पॉलिसी के ऊपर तवज्जो कम है, ये मेरा खर्चा है। देखिए, इस खुशी को एक दायमी खुशी में तब्दील करने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। नंबर 1 इकॉनमी, कि इकॉनमी को जिस सतह पे ले जाना हम चाहते हैं या जिसको जाना चाहिए, एक तो वो है। दूसरा ये है कि दहशतगर्दी का कालाकुमा। अब मामला ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ KPK और बलूचिस्तान में आपके इल्म में है कि वहाँ पे जो दहशतगर्दी है वो कोई ये नहीं है कि वहाँ पे कोई अदरवाइज़ कोई इशू है। वहाँ पे सीधा जो है वो इंडिया इन्वॉल्व है। इंडिया उस दहशतगर्दी के पीछे है और जब तक वो पीछे रहेगा वो कोई ना कोई हरकत तो होती रहेगी, लेकिन उसको किस तरह से जो है वो पूरी ताकत के साथ हमने जो है वो कंट्रोल करना है, एलिमिनेट करना है, जड़ से उखाड़ना है, उसके लिए हमारी लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज और जो हमारी, तो आज हमें बताना था ना, जो हमारी हमें इसके ऊपर कुछ नहीं देखिए इसके ऊपर अब यानी मास वाई इस बात के कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है वो हो रहे हैं,
तो इसके अलावा और ज़्यादा डिटेल में जाके नहीं, हम डिटेल नहीं जाना चाहते, हम जानना चाहते हैं आपने कहा कि इतनी बड़ी तब्दीली है, हम जानना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के मुलव्वस होने के ऊपर पाकिस्तान पहली मरतबा खुल के बात करे। आपको पता है पहले हम आए शाएं करते थे, अब हमने वाज़ेह अंदाज से कह दिया कि हिंदुस्तान की तरफ से सब कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर जाहिर है कुछ ना कुछ तो आपको नए इक़दाम लेने चाहिए ना। जिरगा ठीक है आपने कर दिया, वज़ीर वहाँ पर चले गए, फील्ड मार्शल वहाँ पे उनके साथ मौजूद थे, उन्होंने बलोचिस्तान की तरक्की की बड़ी बातें की, लेकिन मुझे कहीं पे काउंटर टेररिज्म के ऊपर कोई ओरिएंटेशन नहीं। मैं तो इंतजार ही करता रहा। काउंटर टेररिज्म के ऊपर यानी ये जो 2 वाक़यात हुए हैं खुजदार में, ये बच्चों की बस का और उससे पहले जो है वो जाफर एक्सप्रेस का, अब उसके बाद आप मुझे बताएं कि इन दहशत गर्दों की अवामी सतह पे या लोकल जो अपना वहाँ पे यानी आबादी है उसके साथ क्या ताल्लुक़ है अब इनका, जो बच्चों के ऊपर इस तरह की दहशत गर्दी जो है वो करते हैं और जो ट्रेनों को जो है वो अगवा करते हैं। तो अब उनका ताल्लुक़ तो नहीं, लेकिन आपने क्या करना है उनका ना। मैं वैसे कह रहा हूँ मेरे ख्याल में नहीं, जाफर एक्सप्रेस को अगवा करने वालों के साथ क्या हुआ है और जिन्होंने ये खुजदार का वाक़या किया उनके साथ क्या हुआ है? वो तो उनके जो तो यही इनके साथ मारे गए ना, लेकिन उनका नेटवर्क मौजूद है, उनका नेटवर्क भी जो है वो उनका बिल्कुल नेटवर्क जो है उनका जड़ से उखाड़ दिया जाएगा, ये जो ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके लिए कोई टाइमलाइन है? इसके लिए टाइमलाइन देखें, मामला ये है कि टाइमलाइन जब तक एक यानी जो हमारा एक हमसाया मुल्क है वहाँ पे उनको सेफ हेवन्स अभी तक मैसर हैं, लेकिन अब उम्मीद है कि वो मैसर नहीं रहेंगे। अब ये एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त होगी। अब देखिए ये चीज़ें जो है ये जो स्टेप्स हैं ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो इस बात के बड़े कवी इम्कानात हैं कि दहशत गर्दी जो है इसको काबू में ले आया जाएगा और ये वो मसला नहीं रहेगा जो इस वक्त मसला है। बाकी ठीक है, छोटी मोटी वो जो है वो कोई इंडिया जो है वो हरकत करता या जो है वो करवाता रहे। और इकॉनमी जो है, इकॉनमी अगर कोई पॉलिटिकल एलिमेंट जो है वो अगर नहीं भी तावन करता तो मैं आपको यकीन के से कहता हूँ कि कौम में वो जज्बा मौजूद है, कौम में वो यकजहती मौजूद है और ये बात इंशाअल्लाह ताला आने वाले महीनों सालों में आगे बढ़ेगी और इसके ऊपर भी जो है वो इंशाअल्लाह कामयाबी होगी। नए पाकिस्तान का दायरा, इसमें इमरान खान पीटीआई कहाँ पे खड़े हैं? देखिए जी, हम तो उनको खड़े क्या, हम तो उनको साथ बिठाने को तैयार हैं। आज आपके सामने वज़ीर आज़म ने वो ऑफ़र जो उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस की, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके सामने दोबारा इसको दोहरा रहा हूँ कि वो मुल्क के लिए, कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए जो वहाँ बात करें। बाकी जो उनके अपने पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं या हमारे साथ उनके जो इख्तलाफात हैं वो रखें अपनी जगह पे। हम ये नहीं कहते कि उनको वो ख़त्म करें, लेकिन मुल्क के लिए बैठें। आई हैव टू लीव इट देयर। प्रोग्राम हमारा जारी नाज़रीन, आपको इसके बाद वाशिंगटन लिए चलते हैं। हमने सेनेटर शहरी रहमान साहबा से बात करने की कोशिश की जो उस डेलीगेशन का हिस्सा हैं जो इस वक्त न्यूयॉर्क में मौजूद है। इस डेलीगेशन में रवानी खान भी मौजूद हैं, खुर्रम दस्तगीर खान मौजूद हैं, शहरी रहमान मौजूद हैं, ख़ुद मुसद्दिक़ मलिक, फैसल सब्ज़वारी, बिशरा अंजुम भट्ट, जलील अब्बास जिलानी और तहमीना जंजुआ। जब हम ये प्रोग्राम आपके लिए कर रहे हैं तो उस वक्त ये एक मीटिंग के अंदर मौजूद है और हमने रब्ता करने की कोशिश की, तो इस वक्त के लिए वो मौजूद नहीं थे बात करने के लिए, लेकिन उन्होंने हमें बता दिया कि जो मीटिंग्स के अंदर बातचीत करनी है उसके 4 नुकात क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी उसके ऊपर बात की। पहला मुद्दा, हमारे जो डेलीगेट्स हैं उनका जो मैंडेट दिया गया है उनको अस्करी क़यादत की तरफ से और वज़ीर आज़म की तरफ से, वो है कश्मीर के मामले के ऊपर बात करनी है और ये बताना है कश्मीर का मामला तमाम मामलात के साथ जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को अगर दुनिया ने टेबल पर बिठाना है तो कश्मीर के बगैर उसको नहीं बिठा सकती। दूसरा मामला इंडस वाटर ट्रीटी का है जिसके ऊपर डेलीगेशन ने बताना है कि कैसे पाकिस्तान लोअर राइपेरियन रियासत होने के नाते इस पानी पर अपना हक रखता है और उस पानी को रोकने की हर मज़मूम कोशिश को वो रोकेगा। और ये भी है कि इंडस वाटर ट्रीटी के तहत हम हिंदुस्तान को वो उसको बेशक ट्रीटी को मुअत्तल करे या जो भी कहे, एक कतरा पानी का हम नहीं रोकने देंगे, लेकिन हम हिंदुस्तान के साथ इसके ऊपर बात करने को तैयार हैं। इसके बाद अगर ये दोनों मामलात होते हैं तो डेलीगेशन के सामने एक तीसरा मामला भी है जो वो उठाएगा कि अगर ये दोनों मामलात तय होते हैं तो ट्रेड हम हिंदुस्तान के साथ डिस्कस करने को तैयार हैं। ये याद रहे कि ट्रेड के मामले के ऊपर
अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इसरार कर रही है। तो पाकिस्तान के जो डेलीगेशन हैं अभी जो न्यूयॉर्क में मौजूद है, और एक डेलीगेशन जिसको तारिक फातमी साहब लीड कर रहे हैं वो मॉस्को भी जा रहा है, उसके पास भी यही नुकात मौजूद हैं। तो ट्रेड के मामलात हिंदुस्तान के साथ हम डिस्कस कर सकते हैं। और चौथा मामला है दहशतगर्दी का। अगर हिंदुस्तान दहशतगर्दी के मामले को भी उठाना चाहता है तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ उसके ऊपर वाज़ेह है कि दहशतगर्दी कहाँ पर हो रही है, कौन करवा रहा है, इसके ऊपर भी हम डिस्कशन करेंगे। जब हमने डेलीगेशन के मेंबरान से ये पूछा कि अगर उनसे ये पूछा गया इन मीटिंग्स के अंदर, जिसके अंदर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के साथ भी एक मीटिंग मौजूद है, जो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 मेंबरान हैं, उनके एम्बेसडर्स के साथ भी मीटिंग मौजूद है, थिंक टैंक्स के साथ मीटिंग मौजूद है, अमेरिका ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के जो अहलकार हैं रोबियो समेत उनके साथ भी मीटिंग्स हैं। तो अगर उन मीटिंग्स के अंदर किसी ने कहा कि हिंदुस्तान के साथ आप ट्रेड कर लें और कश्मीर का मामला बाद में उठा लें, तो उसके ऊपर आपका क्या टॉकिंग पॉइंट है, तो हमें बताया गया कि टॉकिंग पॉइंट बड़ा वाज़ेह है कि हम कश्मीर के मामले को और इंडस वाटर ट्रीटी के मामले को तय किए बगैर ट्रेड की बात नहीं करेंगे। 3-4 और भी नुकात हमें बताए गए जो इस डेलीगेशन ने टेकअप करने हैं। एक तो ये कि मुसलमानों को किस तरीके से कॉर्नर किया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर इस नाम नहाद ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर, ये भी वो टेकअप करेंगे। ये भी अमेरिका के अंदर बावर करवाएंगे कि कैसे हिंदुस्तान के नुमाइंदगान मुसलसल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं, ये कहते हुए कि सीज़ फायर में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हाथ या रोल नहीं है। ये भी बताया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जब ये इसरार करती है कि न्यूक्लियर वॉर से दोनों मुल्कों को दूर रहना चाहिए, तो मोदी की तरफ से जो बयानात आ रहे हैं उसके अंदर भी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का तमस्खर उड़ाया जाता है कि हम तो जंग की बात करेंगे, हम दोबारा से ही ये काम करेंगे, कभी नेवी के ज़रिए करेंगे, कभी एयरफोर्स के ज़रिए करेंगे। तो ये चीज़ें भी बाबर करवाई जाएंगी। ये भी बताया जाएगा, हमें बताया गया कि पहलगाम के वाक़े के ऊपर अभी तक 0 प्रोग्रेस हुई है, और पाकिस्तान की तरफ से हर जगह पर यह नुक्ता उठाया जाएगा कि ये जो 0 प्रोग्रेस है, इससे आपको पता चलता है कि इसमें या तो हिंदुस्तान का अपना हाथ मौजूद है, या अंदर खाने के उनके मामलात ऐसे हैं, या उन्होंने कुछ और 2 नंबरी की हुई है। लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग के दहाने पर आने के बावजूद पहलगाम के ऊपर किसी किस्म की कोई पेशरफ नहीं हुई। तो ये 10 या 12 नुकात हैं जो इस ग्रुप के नुमाइंदगान ने उठाने हैं, जिनके मेंबरान से हम बात प्रोग्राम के दौरान नहीं कर पाए, लेकिन प्रोग्राम से पहले उनमें से 3 से हमारी बात हुई और उन्होंने हमें बताया कि हम ये 10 नुकात लेकर तमाम मीटिंग्स के अंदर जाएंगे। आइए अब हम आपको कराची लिए चलते हैं, जहाँ पर असलम खान ब्यूरो चीफ समा न्यूज़ हमारे साथ मौजूद हैं। और मामला वही है कि सलमान फारूकी जो ताकत के घमंड में अपने गार्ड्स के बंदूकों के ज़ेर साया एक शख्स को मार लगा रहा था सड़क के ऊपर और दंदनाता फिर रहा था, और फिर उसकी बहन मिन्नत तरला कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा था। उसको खूब ठुकाई करने के बाद जवान को उसने उसको चलता करने की कोशिश की। गलती उसकी क्या थी कि उसकी गाड़ी के साथ उसकी मोटरसाइकिल लग गई थी। अगर कोई ऐसा वाक़या हुआ होता या हुआ था तो उसका कानूनी तरीका था, लेकिन चूँकि ताकत का जोम इतना है और दौलत का घमंड इतना है कि उसका ख्याल था कि मैंने वहीं पर खुद ही अदालत लगा लेनी है, खुद ही जज बन जाना है और ख़ुद ही फिर मैंने सज़ा को भी एग्जीक्यूट करना है। बहरहाल सोशल मीडिया के ऊपर खबर आम हुई, उसके बाद ये मौसूफ़ पकड़े गए, कुछ देर भागे रहे, फिर जेल में तस्वीर आई। जेल में तस्वीर ऐसे लग रही थी कि जिस तरह हॉलीवुड के सेट पे खड़े हैं। सोशल मीडिया पर फिर शोर मच गया, तो ये शख्स तो इसके नदामत तो इसके करीब से नहीं गुजरी। फिर एक और तस्वीर लगाई जिसके अंदर शर्ट बाहर निकली हुई है, हथकड़ी लगी हुई है, नज़रें नीचे झुकाई हुई हैं। तो मुझे लगता है कि सोशल मीडिया ही इस केस को ड्राइव कर रहा है। असलम साहब बहुत शुक्रिया। एक तो ये बताइएगा आप कहाँ पर खड़े हैं और ये कौन सी जगह है? देखिए तरह साहब, मैं गिजरी पुलिस स्टेशन में खड़ा हूं जहां पर इस वाक़े का मुकदमा हुआ। बिल्कुल आप ये मर्सिडीज़ देख सकते हैं, इसी से टकराने की गलती की थी और ये हिम्मत की थी कि इससे वो टकरा जाए। पिछला जो दरवाज़ा है उसके पास एक स्क्रैच है, इसको वो एक मामूली नुकसान पहुंचा था जिसकी वजह से तमाम एक सूरत हाल हुई। और अब इस गिजरी थाने के लॉकअप में वो जो तस्वीर हमने देखी है अब वो मौजूद हैं। अब वाक़या इस तरह का है कि अक़लियती बिरादरी से ताल्लुक़ रखने वाला ये नौजवान है, धनराज इसका
नाम मालूम हुआ है। ये अपनी बहन कल्पना और उसके मंगेतर बताया गया है अशना। उनको लेने के लिए वो एक सैलून है जिस जगह इनका दफ्तर था या जहाँ से ये मर्सिडीज में आ रहे थे सलमान फारूकी साहब, वो सामने गली से वो आया अपनी बहनों को और अपनी मंगेतर को लेकर, तो वो टकराया है दरवाजे से, कुछ स्क्रैच आया, जिसके बाद फिर वो एक सोशल मीडिया पर जो वीडियोस हमने वायरल देखी है कि सलमान फारूकी एक जीप में मर्सिडीज उतार के वो जीप में ले गए। वो जीप भी गिजरी थाने के बाहर इस वक्त मौजूद है और उसको बिठा करके उन्होंने उसके हाथ पकड़ लिए और उसके बाद जो एक अवैस नाम मालूम हुआ है जो अभी इस मुकदमे में नामजद है लेकिन अभी वो गिरफ्तार नहीं हो सका, एक सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर को गिरफ्तार किया है सलमान फारूकी समेत। तो उसने थप्पड़ मारे हैं और उसके बाद वो जो फुटेजेस सामने आई हैं जिसमें उसकी बहन, उसकी जो कज़न है, वो जिस तरह हाथ जोड़ के माफिया मांग रहे हैं और उनसे एक वास्ता दे रहे हैं कि आप छोड़ दें, बहुत ही बिल्कुल दिल को दहला देने वाले वो सीन है, बिलखुसूस जब उसकी माफ कर दें वो सड़क पर, छोटा भाई है, और फिर जब वो जा रही है उस भाई को पकड़ के साथ जा रही है। आई एम श्योर कि जब ये शख्स बाहर निकला होगा तो इसने जो मोटरसाइकिल पर सवार लोग हैं उनके अकलियती या अक्सरियती होने पर इसने तवज्जो नहीं दी होगी। मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उनका नाम पूछा होगा या आईडी कार्ड देखा होगा। कोई भी शख्स उस पोजीशन में होता तो इसने करना यही था। अब उस वक्त जी गो अहेड बताइए। यही था और उस वक्त तो पता भी नहीं ताला साहब देखें, लेकिन इस वक्त देखें लोग खड़े हुए सोशल मीडिया पर लोग, अच्छा लेकिन इसमें थोड़ा सा अफसोसनाक पहलू है कि अगर लोग सब मिलकर एक आवाज उठाते तो शायद ये मामला उस वक्त तक इस नहज तक नहीं पहुंचता। लेकिन चले ये सूरत हाल रही कि लोगों ने वीडियोस बनाई, उस वीडियो को वायरल किया और उसके बाद इस केस को जिस तरह सोशल मीडिया ने किया। असल में मेरा जो तजुर्बा है मेरे ख्याल में ये नहीं दुआ करनी चाहिए कि लोग इकट्ठा होकर खुद से इंसाफ करने लग जाएं। अगर ऐसा कोई जिस दिन वाकया हो गया तो सलमान फारूकी जैसे अशखास को तो भागने का मौका नहीं मिलेगा और बड़ा एक सानिया हो जाएगा। तो इनकी खुशकिस्मती है कि लोगों ने उस वक्त वो काम नहीं किया जो गुस्से में लोग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमने आपको अक्सर हम ज़हमत देते हैं आपको और आपकी टीम को और आपसे पूछते हैं कि जो बड़े बड़े वाक़यात होते हैं जिसके अंदर अमूमी तौर पर इत्तफाक ऐसा है कि कहीं पर अमीर शख्स इन्वॉल्व होता है और जो निस्बतन कम ताकत वाला होता है वो विक्टिम होता है, तो उसके अंदर हमने जो भी केस आपसे डिस्कस किया है उसका नतीजा तस्वीर पर निकलता है। अब वो लड़का और लड़की जो है उनके घर के बारे में बताया जाए ताला लगा हुआ है, वो कहीं तस्वीर के लिए तो नहीं उनको ले गए कि नहीं तस्वीर के लिए वो खौफ का शिकार हुए। ये बात सर शख्स डिफेंस का इलाका, फिर तशद्दुद का जिस तरह निशाना बनाया, फिर देखिए एक मामला तला साहब बेइज्जती वाला भी एक मामला इस तरह के तशद्दुद का निशाना, थप्पड़ मारना किसी को उसकी बहन के सामने या उसकी मंगेतर के सामने या उसकी कज़न के सामने, तो एक ज़ाहिर है बड़ा एक नफसियाती ट्रॉमा भी होता है। तो एक ये वजह भी होगी। फिर ये कि उस तरह शायद उनकी अब जो रिश्तेदार होंगे कि ये मामला पता नहीं अब पुलिस तुम्हें तंग करेगी, अब तुम्हें अब मीडिया पर तुम्हारे पास चीज़ें लोग आएंगे, चीज़ होंगी, तो शायद एक ये खौफ भी था। अब एक राब्ता हुआ है हमारे जो जिस मुद्दई ने सलीम ने यहाँ पर इस पर केस किया है इस मुलजिम पर, उसके वकील से हमारी से जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि सलीम का और जो धनराज है उनकी फैमिली का राब्ता हुआ है। कल वो कोर्ट में आएंगे और मुमकिन तौर पर वो आज ही रात में बयान रिकॉर्ड कराने यहाँ आए गिजरी थाने में, यहाँ पर बयान रिकॉर्ड कराएं या कल सुबह वो अदालत में पेश होंगे इस मामले पर। वो कह रहे हैं कि सलीम को उन्होंने यकीन दिलाया कि वो इस केस को लड़ेंगे। यकीनी तौर पर एक प्रेशर रहा, लेकिन यह कि उनको तस्फिये की जहाँ तक बात आपने की, आप शाहरुख जतोई वाला मामला ले लें, शाहजेब मर्डर के 2012 का, उसमें मामला तस्फिया पर गया। आप नताशा दानिश वाला मामला ले लें, इमरान आरिफ और उनकी बेटी आमना आरिफ जो कारसाज रोड पर ट्रैफिक हादसे में जाँ बहक हुए, उसका मामला तस्फिया पे हुआ। आप बात करें शाहदैन मरी के मामला, जो खैरबख्श मरी के पोते थे शाहदैन मरी, उन्होंने बरकत नामी एक नौजवान के साथ एक मामला हुआ बोर्ड बेसन के इलाके में, तशद्दुद का निशाना बनाया, वो मामला तस्फिये पर गया। तो मजमूई तौर पर जितने वाक़यात हमने देखे हैं, नाजिम जोकियों का केस आप देख लें, उसमें भी मामला तस्फिये पर गया। तो यहाँ पर भी अभी तो हम कह सकते हैं कि पुलिस ने ताला साहब ये एक रही तस्वीरें अपनी जगह कि जो मामला रहा कि जिस तरह एक तस्वीरें लॉकअप में आई हैं, पहले एक बिल्कुल वो एक सेट पर खड़े होकर एक तस्वीर जिस तरह आती है, कुंडी भी नहीं थी, बाद में फिर हथकड़ी भी लॉकअप के अंदर भी हथकड़ी लगाई गई गिजरी थाने में और उनकी जो शर्ट थी वो भी बाहर आई और नदामत वाले तस्वीरें आई। अभी यहाँ पर लाइट भी नहीं थी तो वो लॉकअप में थे सलमान साहब और अभी फिर जैसे तैसे शायद यहाँ पे जनरेटर चला या लाइट आई तो यहाँ पर कुछ रोशनी हुई, वरना वो अंधेरे में ही
बैठे रहे थे। और लेकिन पुलिस ने थोड़ा सा एक स्टैंड लिया, लेकिन मैं कहूँगा कि वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार साहब ने इसका नोटिस लिया, IG साहब ने, और बड़ी सख्ती से हिदायत दी कि गिरफ्तारी की जाए, जिस पर ना सिर्फ ये कि गिरफ्तारी हुई बल्कि ये मर्सिडीज भी तहवील में ली गई। जिस जीप में धनराज को तशद्दुद का निशाना बनाया गया था उससे भी। अगर मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछ पाऊँ, ये आपने तमाम तफसील बताई हमें कि क्या सीक्वेंस क्या था, हायर अप्स इन्वॉल्व हुए, होम मिनिस्टर इन्वॉल्व हुआ, IG इन्वॉल्व हुआ, और ये सब कुछ काम हुआ और उसको पकड़ के जेल के अंदर डाला गया। अगर मैं आपसे मुख्तसर सवाल पूछ लूँ, अगर ये वीडियोस वायरल ना होती, अगर ये रिकॉर्डिंग ना होती, तो क्या होम मिनिस्टर ने, IG ने इन्वॉल्व होना था? क्या इस शख्स ने जेल के पीछे अपनी दो तस्वीरें खिंचवानी थी या नहीं खिंचवानी थी? नहीं सर तला साहब, ऐसा नहीं होता। इस तरह की ना हाइप क्रिएट होती है, और ये बिल्कुल ये सोशल मीडिया पर ये वायरल हुई, ये तमाम मामला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गया, तो उसके बाद ये तमाम जो एक सीक्वेंस था वो हुआ, वो नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ओके, आई हैव टू लीव इट देयर। आपका बहुत शुक्रिया। जो घुमंड है ताकत और दौलत का, जो गरूर है और जो जालिमाना तबीयत है, वो किसी कानून को नहीं मानती। कानून वही तगड़ा होता है जो इस बात से कतई नज़र कि कैमरा ऑन है या नहीं है, ऐसे लोगों की पकड़ करे, और उसके बाद इस बात से कतई नज़र कि वो शख्स कौन है, उसके जुर्म के मुताबिक उसको सज़ा दे। इस शख्स ने जुर्म किया, हम नहीं चाहते कि इससे ज़्यादा इसको सज़ा मिले। मेरा नहीं ख्याल कि घुमंड की कोई सज़ा कानून के अंदर मौजूद है, या एक जहनी कैफियत की कोई सज़ा मौजूद है जिसमें आप समझते हैं कि कानून से आप बाला हैं। कानून जो उसने वायलेट किया है उसकी सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है जो हमने देखी है माजी में कि ऐसी वायलेशन जब होती है तो वक्ती तौर पर तो आप तस्वीर बनवा के लोगों को मुतमईन कर देते हैं, लेकिन आखिर में वही होता है कि इनकी जान छूट जाती है और दोबारा से अपनी जीपों के अंदर, अपनी गाड़ियों के अंदर, अपने गार्ड्स के साथ घूमते फिरते हैं, और किसी गरीब गुरबे को जब टक्कर लग जाती है तो उसकी धुनाई दोबारा से करते हैं। कानून को जागते रहना चाहिए, लेकिन फ़िलहाल तो कानून तभी जागता है जब कैमरे पर तस्वीर आती है। इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।